नमस्कार दोस्तों, मैं आशुतोष सिंह स्वागत करता हूं आपका प्रोजेक्ट इनकलाब में। आप पढ़ रहे थे डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिदम, तो उसमें आज का टॉपिक हम पढ़ेंगे क्या। लास्ट क्लास में हमने क्या देखा कि डेटा स्ट्रक्चर्स, डेटाबेस और डेटा वेयरहाउस में क्या डिफरेंस है। ये समझने के बाद हम आगे पढ़ेंगे कि मेमोरी क्या होती है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि मेमोरी क्या होती है। ठीक, मेमोरी क्या है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि मेमोरी क्या है, व्हाट इज मेमोरी। उसके बाद क्या पढ़ेंगे कि मेमोरी को हम कैसे डिवाइड करते हैं, मेमोरी को कैसे डिवाइड करते हैं। उसके बाद पढ़ेंगे क्या, स्टैटिक और डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन। समझे, स्टैटिक और डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि मेमोरी क्या है। तो मेमोरी क्या है बताओ भैया। मेमोरी दिमाग है, मेमोरी याददाश्त है, मेमोरी कुछ याद ही नहीं रहता भैया, सब पढ़ लिया सब भूल जाते हैं, पेपर है, पढ़ना लिखना है नहीं, याद रहता नहीं है, क्या करें। तो मेमोरी बढ़ाओ, बादाम खाओ। तो देखो, कंप्यूटर की मेमोरी होती है। मेमोरी कंप्यूटर की कैसी होती है, डब्बा मान लो। ठीक, ये मेमोरी हो गई कंप्यूटर की। सीधा है टेढ़ा, सीधा बना लो। अबे देखो, ठीक बन गई। ये क्या है, मेन मेमोरी। अब मेन मेमोरी सेक्शंस में डिवाइड होती है, ग्रिड में डिवाइड होती हैं। देखो ऐसे हो गया। समझ लो, ये मेन मेमोरी हो गई, समझे। अब मेन मेमोरी क्या है, ग्रिड में डिवाइड है। ग्रिड में डिवाइड है यानी मेन मेमोरी जो है वो क्या होता है, डिवाइड होता है इन सबसे छोटे एड्रेसेबल यूनिट इसके कौन से होते हैं, बाइट्स। तो मेमोरी को सबसे छोटा किस में डिवाइड कर सकते हो, बाइट्स में। तो द स्मॉलेस्ट एड्रेसेबल यूनिट ऑफ द मेमोरी इज कॉल्ड अ बाइट। तो ये सब समझ लो बाइट्स हो गए, समझे। अब कितने बाइट्स होंगे, इसको इस पहले ब्लॉक को 0 मान लो, फिर 1 मान लो, 2 मान लो, 3 मान लो, 4 मान लो, समझे। ऐसे ऐसे करते करते यहाँ जो लास्ट ब्लॉक है इसका साइज हो गया 65535। यानी कितने ब्लॉक्स हो गए तुम्हारे, ब्लॉक्स हो गए 0 से लेके 65535। यानी कि तुम्हारे कितने ब्लॉक्स हो गए, 65536 ब्लॉक्स हो गए। 65536 यानी 64 × 1024, और 1024 को लिखते हैं हम KB। तो 64 KB मतलब 64 किलो बाइट्स, और इतने की मेन मेमोरी होती है। ठीक, अब मेन मेमोरी कहोगे ज़्यादा भी होती है, 4 GB की होती है, 8 GB की होती है, 16 GB की होती है, 32 की होती है, बेस थोड़ी ना रहे। लेकिन यहाँ पे हम क्या पढ़ेंगे, हम ये मान के चलेंगे कि मेन मेमोरी को हम 64 KB में ले लेते हैं। 64 KB से हम यहाँ पे एड्रेस करेंगे। ठीक, तो 64 KB की हम मेमोरी ले लेते हैं। तो 4 GB की मेमोरी कैसे काम करती है, तो हम क्या करते हैं, 4 GB की मेमोरी को डिफरेंट सेगमेंट में तोड़ देते हैं। कितने के, 64 KB के सेगमेंट में तोड़ देते हैं। यानी क्या किया, 4 GB की बड़ी मेमोरी है उसको हमने छोटे छोटे सेगमेंट्स में कर दिया। 64 KB की डिफरेंट सेगमेंट्स हो गए मेमोरी के, समझे। फिर उसका हम यूज़ करते हैं। तो मेमोरी क्या हो गया, पूरा ब्लॉक हो गया। पूरे ब्लॉक में 65535 ब्लॉक्स हैं, यानी कि हमारी 64 KB की मेमोरी हो गई। अब मेमोरी होती क्या है, मेमोरी का यूज़ क्या है, तो हम मेमोरी को पहले समझेंगे किससे, स्टैटिक और डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन पढ़ते हुए ही हम मेमोरी क्या होती है और मेमोरी का यूज़ कैसे होता है ये सीखेंगे। तो सबसे पहले हमने ये देखी कि मेमोरी 64 KB की हम ले रहे हैं। ठीक, अब मेमोरी डिवाइड किस वे में होती है, ये क्या था, ये तो मेमोरी का कितनी मेमोरी हमने ली ये हो गया। अब देखते हैं मेमोरी किस वे में डिवाइड होती है जिससे हम काम करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं ये क्या है। चलो अच्छा, थोड़ा इधर बना लें, फिर से वही डायग्राम बना लें। देखो ये तुम्हारा CPU हो गया, इससे रिलेटेड तुम्हारी मेन मेमोरी लगी थी, और
यहाँ पे तुम हार्ड डिस्क मान लो, नीचे मान ले, उधर काम है थोड़ा, हार्ड डिस्क ड्राइव्स, समझे। तो ये तुम्हारी क्या है, मेन मेमोरी है। अब मेन मेमोरी 3 सेक्शन में डिवाइड होती है। पहला होता है स्टैक, दूसरा होता है हीप, और तीसरा होता है क्या, कोड सेक्शन। कोड सेक्शन, समझे। ये स्टैक, ये हीप, ये कोड सेक्शन। तो मेन मेमोरी तुम्हारी 3 पार्ट्स में डिवाइड हो गई। ये क्या है, ये तो है तुम्हारी मेन मेमोरी, समझे। तो मेन मेमोरी 3 पार्ट में डिवाइड हो गई, स्टैक, हीप और कोड सेक्शन। हम आसानी के लिए क्या करते हैं, इसको इंटरचेंज कर देते हैं, क्योंकि हमको ज़्यादा काम किस में होता है, स्टैक में होता है। तो यहाँ हम स्टैक नीचे कर देते हैं, हीप अपने कर देते हैं, लेकिन असली में क्या था कि स्टैक ऊपर, हीप नीचे, समझे। अपनी आसानी के लिए कि हम आसानी से इसको समझा सकें, इसीलिए स्टैक नीचे कर दिया, ठीक। तो मेन मेमोरी तुम्हारी 3 पार्ट्स में डिवाइड हो गई, हीप, स्टैक और कोड सेक्शन। HDDs में क्या है, तुम्हारी प्रोग्राम फाइल्स हैं और डेटा फाइल्स से पढ़ा था ना लास्ट क्लास में। लास्ट क्लास में क्या पढ़ा, तुम्हारे जो हार्ड डिस्क में होती है, तुम्हारा जब तुम प्रोग्राम को या किसी सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करते हो तो वो कहाँ करते हो, हार्ड डिस्क में करते हो, और साथ में उसकी डेटा जो होते हैं, उसका डेटा होता है वो भी हार्ड डिस्क में स्टोर होता है। तो प्रोग्राम फाइल्स और डेटा फाइल्स दोनों हार्ड डिस्क में स्टोर होता है ना। तो जब CPU कहता है कि हमको चाहिए, या तुमने प्रेस किया, तो क्या होता है, हार्ड डिस्क से निकल के, हार्ड डिस्क से प्रोग्राम आके कहाँ पे आता है, कोड सेक्शन में आता है। कोड सेक्शन में कैसे आता है, देखो क्यों आता है। तो जैसे ही तुमने YouTube के आइकन पे प्रेस किया, YouTube क्या है, प्रोग्राम है, तो YouTube के आइकन पे प्रेस किया, तो वैसे ही ये सारे प्रोग्राम्स खुल के तुम्हारे कोड सेक्शन में आ गए मेमोरी के। ये क्या है, प्रोग्राम हो गया, समझे। क्या है ये, प्रोग्राम। तो प्रोग्राम फाइल्स उठ के कहाँ पे आ जाएगा, कोड सेक्शन में आ जाएगा। अब देखो, जैसे हम एग्जांपल ले लेते हैं एग्जांपल, इंट मेन, ठीक, इंट ए, फ्लोट बी, ठीक। अब इतना एग्जांपल ले ले, फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। तो जब तुमने मेन सेक्शन बनाया यानी प्रोग्राम को तुमने कोड सेक्शन में डाल दिया। ये जो होगा कोड सेक्शन में कौन आएगा इस बार उस प्रोग्राम, वो प्रोग्राम रन होना, यानी मेन फंक्शन ही तो रन होना होता है। तो यहाँ पे मेन फंक्शन रन हुआ, यानी वो कोड सेक्शन में एक्टिवेट हुआ, यानी उसका एक्टिवेशन रिकॉर्ड बना कोड सेक्शन में। अब क्या होगा, अब आगे बढ़ेंगे तो इंट ए यानी कितने बाइट्स की स्पेस देगा इसको, 2 बाइट्स की, ठीक, और फ्लोट 4 बाइट की। ज़रूरी नहीं कि इंट 2 ही बाइट की स्पेस देता है। अगर तुम टर्बो सी का यूज़ करोगे 16 बिट वाले का, तो 4 बिट की स्पेस लेता है। वैसे कोड ब्लॉक्स का यूज़ करोगे तो उसमें भी इंट 4 बिट का होता है। लेकिन हम सुविधा के लिए, अपनी सुविधा के लिए इंट को 2 बाइट्स मान लेते हैं, समझे। तो इंट 2 बाइट्स की स्पेस लेता है, फ्लोट 4 बाइट की स्पेस लेता है। तो इसका क्या बनेगा, पहले एक्टिवेशन रिकॉर्ड बनेगा। तो स्टैक फ्रेम ऑफ द मेन सेक्शन में ये दोनों A और B दोनों एक्टिवेट होंगे, यानी जग जाएंगे, जग गए, यानी यहाँ पे इनका एक्टिवेशन रिकॉर्ड बनेगा। तो ये स्टैक फ्रेम ऑफ द मेन फंक्शन, इसको कहते हैं, जो इसका एक्टिवेशन रिकॉर्ड है, इसको हम कहते हैं स्टैक फ्रेम ऑफ द मेन फंक्शन, समझे। तो स्टैक फ्रेम ऑफ द मेन फंक्शन में इन दोनों का एक्टिवेशन रिकॉर्ड बनेगा, समझे। A और B यहाँ पे बन गए। अब क्या होगा, अब देखते हैं। तो यानी A और B बन गए, यानी मतलब क्या है, ये दोनों क्या हो गए, डिक्लेयर हो गए, यानी इनको क्या मिल गई, मेमोरी स्पेस मिल गई। मेमोरी स्पेस यानी मेमोरी एलोकेशन, समझे। मेमोरी स्पेस यानी मिल गई, यानी इनको मेमोरी एलोकेट हो गई। और हमको इनका साइज़ कैसे पता था, कंपाइलिंग के टाइम पे पहले ही पता था ना कि इनको कितनी स्पेस देनी है। इंट को 2 बाइट्स की, फ्लोट को 4 बाइट की,
तो मतलब हमको पहले से ही पता था कि ये दोनों वेरिएबल्स को कितनी कितनी स्पेस चाहिए। अब कितनी कितनी स्पेस के पहले से पता था कि कितनी स्पेस ये लेंगे, तो इसको हम कहते हैं क्या, स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन। स्टैटिक यानी पहले से एट द टाइम ऑफ कंपाइलेशन हमें पहले ही पता था कि ये दोनों वेरिएबल्स कितनी कितनी स्पेस लेंगे। तो जब हमको ये पहले से पता था कि ये इतनी इतनी स्पेस लेंगे, तो उतनी उतनी स्पेस हम छोड़ देंगे, मेन मेमोरी में पहले ही एलोकेट कर देंगे और इनका एक्टिवेशन रिकॉर्ड बना देंगे। किसमें, स्टैक फ्रेम ऑफ द मेन फंक्शन में इन दोनों का एक्टिवेशन रिकॉर्ड बना दिया। समझ में आया? तो मतलब ये क्या था, ये है तुम्हारा स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन। समझ में आया? अब आगे देखते हैं कि इसमें और बढ़ाते हैं, फिर डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस को देखते हैं कि कैसे कॉलिंग होती है, कैसे एक्टिवेशन रिकॉर्ड बनते हैं। तो ये सब हम अभी देखते हैं। ठीक, तो हमको देखना है क्या, हमको देखना है दूसरा एग्जांपल देखते हैं। तो दूसरा एग्जांपल देखने में हमको पहले हम जाते हैं मेन फंक्शन में। मेन फंक्शन में हमको क्या मिला, मेन फंक्शन में हमको इंट और फ्लोट मिला, फ्लोट के साथ एक फंक्शन मिला, फन1 मिला ना फंक्शन। तो fun1 का भी एक्टिवेशन रिकॉर्ड बनेगा कोड सेक्शन में। साथ ही अब fun1 पे गए, मेन फंक्शन से चालू करते हैं ना हमेशा। तो मेन फंक्शन में जब हमने चालू किया तो सबसे पहले क्या बनेगा, मेन फंक्शन में हम जैसे पहुँचे हमने देखा कि मेन फंक्शन बन चुका था। मेन फंक्शन में जब हम गए तो a और b, इसको दो वेरिएबल्स चाहिए, यानी इसका एक्टिवेशन रिकॉर्ड बनेगा। तो मेन, इसको इधर लिख लेते हैं, स्टैक फ्रेम ऑफ द मेन फंक्शन में इन दोनों के एक्टिवेशन रिकॉर्ड बनेंगे। समझे? इन दोनों के एक्टिवेशन रिकॉर्ड बने, ए और बी के एक्टिवेशन रिकॉर्ड बने, क्योंकि हमको इनका साइज़ पहले से पता था कि इतनी मेमोरी ये लेंगे, तो उस हिसाब से हमने इनका मेमोरी एलोकेशन कर दिया। दैट इज़ स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन। यहाँ पे हमने इनका एक्टिवेशन रिकॉर्ड बना दिया। अब मेन में देखते हैं। तो मेन में जब हम जाएंगे तो fun1 को इसने कॉल आउट दिया या बुलाया, तो fun1 के पास कंट्रोल गया, तो fun1 यहाँ का एक्टिवेशन रिकॉर्ड यहाँ बनेगा। fun1 का एक्टिवेशन रिकॉर्ड यहाँ बनेगा जब fun1 के पास कंट्रोल गया, तो ऐसे ही उसका एक्टिवेशन रिकॉर्ड बनेगा। एक्टिवेशन रिकॉर्ड में उसको क्या चाहिए, उसको अपने वेरिएबल्स चाहिए। तो वेरिएबल इसके पास कौन कौन से है, पहला x है, तो x ही बनेगा इसके पास, एक ही वेरिएबल x है, तो उसका एक्टिवेशन रिकॉर्ड बन गया। अब x बनने के बाद उसने देखा कि fun2 कॉल हुआ, तो fun2 के पास गया, तो प्रोग्राम का कंट्रोल किसके पास गया, fun2 के पास। तो fun2 के पास गया तो fun2 में भी इसका क्या बनेगा, एक्टिवेशन रिकॉर्ड बनेगा। एक्टिवेशन रिकॉर्ड बना fun2 का। तो स्टैक फ्रेम में fun2 का एक्टिवेशन रिकॉर्ड बना। समझे? तो यहाँ पे i और a दो इसके वेरिएबल्स हैं ना, तो उनका भी एक्टिवेशन रिकॉर्ड बनेगा। i और a, इन दोनों का भी एक्टिवेशन रिकॉर्ड बना। ठीक, अब यहाँ तक तो सारे डिक्लेयर हो गया। अब क्या होगा, अब fun2 को एंड होना होगा। वेरिएबल डिक्लेयर हो गया, fun2 एंड हुआ। fun2 एंड हुआ तो क्या होगा, fun2 एंड हुआ यानी उसका एक्टिवेशन रिकॉर्ड अभी डिलीट हो जाएगा। मतलब fun2 यहाँ से डिलीट हो जाएगा। ठीक, और कंट्रोल कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे मान लो अगर यहाँ पे लाइन थी, fun2 के बाद ही तो आएगी। fun2 के बाद इसका प्रोग्राम का कंट्रोल आ गया। ठीक, अब यहाँ पे क्या हो रहा, fun1 का भी स्कोप ख़त्म हो जा रहा है, तो यानी इसका भी एक्टिवेशन रिकॉर्ड डिलीट हो जाएगा मेन मेमोरी से। अब यहाँ से fun1 भी एंड हुआ, तो कहाँ पे जाएगा, दोबारा जहाँ से आया था वहीं पे आ जाएगा ना, उसके बाद आ जाएगा ना प्रोग्राम का कंट्रोल। तो प्रोग्राम का कंट्रोल यहाँ पे आ गया, और यहाँ पे तुम्हारा क्या हुआ, मेन फंक्शन भी एंड हो गया। तो यहाँ पे इसका भी एक्टिवेशन रिकॉर्ड डिलीट हो जाएगा। समझे? तो समझ में कि मेमोरी का एलोकेशन कैसे होता है, और साथ में जैसे ही वो फंक्शन का स्कोप एंड हो जाता है, तो उसी के साथ उसका एक्टिवेशन रिकॉर्ड भी डिलीट हो जाता है। तो इसमें हमको एक्सप्लिसिटली कुछ अलग से नहीं करना पड़ता है कि मेमोरी को एलोकेट करने के लिए या उसको डी एलोकेट करने के लिए कुछ करना पड़ता है, नहीं। इसमें क्या होता है, जैसे ही फंक्शन का स्कोप एंड होता है, अपने आप उसका एक्टिवेशन रिकॉर्ड भी एंड हो जाता है। समझे? और यहाँ पे ये सब फंक्शन किस वे में लगे, स्टैक्स में लगे। जो सबसे बाद में आया, लास्ट इन फर्स्ट आउट, यानी ये सब स्टैक में लगे।
जो सबसे लास्ट में आया वो उसका एक्टिवेशन रिकॉर्ड सबसे पहले डिलीट होगा, वो ख़त्म हो जाएगा उसका स्कोप। तो सेकेंड फंक्शन का स्कोप ख़त्म होगा, फिर मेन फंक्शन का ख़त्म होगा। तो इसी वे में क्या होता है, ये स्टैक फ्रेम में काम होता है। इसीलिए हम इसको स्टैक कहते हैं, समझे? स्टैक क्यों, एक के बाद एक, जो लास्ट आया उसका सबसे पहले एक्टिवेशन रिकॉर्ड डिलीट होगा, इसीलिए इसको हम कहते हैं क्या, इसको हम कहते हैं स्टैक फ्रेम, समझे? तो ये तो था तुम्हारा स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन। स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन क्यों? क्योंकि हमको वेरिएबल का साइज़ पहले से पता है और कितनी मेमोरी वो कंज्यूम करेगा, कितनी बाइट्स उसे देना है वो पहले से पता है, इसीलिए हम इसको कहते हैं स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन। स्टैटिक क्यों? क्योंकि हमको पहले से पता है। अब दूसरा क्या है, दूसरा है तुम्हारा डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन, ठीक? तो अब डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन पढ़ते हैं, ठीक? तो देखो, जब डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन में हम कहाँ पे एलोकेट करते हैं मेमोरी को? डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन में हम हीप का यूज़ करते हैं, यानी कोई भी मेमोरी एलोकेट करेंगे तो हम हीप में एलोकेट करेंगे। अब हीप क्या होता है? हीप जैसे कोई भी चीज़ तुम पाइलअप कर दो, पाइलअप यानी कूड़े का ढेर, आया लगाते गए कुछ भी उल्टा सीधा डाल दिया तो वो ढेर हो गया। गाड़ी वाला आया, घर से कचरा निकाल, तो क्या हमने क्या किया, हमने उन सारे चीज़ों को पाइलअप कर दिया। पाइलअप यानी उसका हीप बना दिया। या कोई चीज़ अगर सिस्टमैटिक वे में भी लगी हो बॉटम टू टॉप तो उसे हम हीप कहते हैं ना। तो हीप यानी उसमें क्या, वो एक रिसोर्स की तरह होता है। हीप यानी क्या हो गया, कूड़ा ज़्यादा हार्श वर्ड हो गया। तो हीप क्या होता है, हीप हो गया पाइलअप ऑफ थिंग्स या पाइलअप ऑफ मेमोरी। तो हीप एक रिसोर्स की तरह होता है। अब रिसोर्स यानी प्रिंटर देखा, तो जब प्रिंटर की ज़रूरत होती है तुम प्रिंटर को कॉल करते हो या प्रिंटर को प्रिंट दबाते हो तभी तो प्रिंटर ऑन होता है, ऐसे तो होता नहीं। तो तुम हीप को एज अ रिसोर्स यूज़ करते हो, जब उसकी ज़रूरत होती है तो उसको बुला लेते हो, जैसा इसका ज़रूरत ख़त्म होती है उसको निकलो भैया भागो। तो हीप को तुम एज अ रिसोर्स क्या करते हो, यूज़ करते हो। अब हीप को हम कैसे एक्सेस करते हैं, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, पहले मेन फंक्शन बनाते हैं। मेन फंक्शन बनाया। अब हीप को एक्सेस हम कैसे करते हैं, डायरेक्टली तो करते नहीं है। हीप को एक्सेस करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, पॉइंटर का। तो इंट स्टार पी, पॉइंटर बनाया तो क्या होगा, एक्टिवेशन रिकॉर्ड बनेगा ना। मेन फंक्शन चालू हुआ तो यहाँ पे कोड सेक्शन में मेन आया ना, लास्ट अभी पिछले थोड़ी देर पहले पढ़ा था ना कि कोड सेक्शन में मेन फंक्शन का कोड लिख जाएगा। उसके बाद क्या होगा, यहाँ पे एक एक्टिवेशन रिकॉर्ड बनेगा पी का, किसमें, स्टैक फ्रेम ऑफ द मेन फंक्शन में इसका एक्टिवेशन रिकॉर्ड बनेगा पी क्या है, पॉइंटर। कितनी स्पेस लेगा पता नहीं, कैसे नहीं पता, इंट लिखा है ना, इंट पॉइंटर। इंट कितनी स्पेस लेता है, जितनी स्पेस इंट लेगा उतना ही स्पेस तुम्हारा पॉइंटर देगा। अभी कहा था ना, डिफरेंट कंपाइलर्स इंट को डिफरेंट साइज़ एलोकेट करते हैं, कहीं 2 कहीं 4, लेकिन हम अपनी आसानी के लिए उसको 2 ले लेते हैं। तो समझ लो ये प्रिंट पी जो है 2 बाइट की स्पेस ले रहा है, 2 बाइट की स्पेस ले रहा है प्रिंट कह रहे हैं पी जो है पॉइंटर पी है, ये 2 बाइट की स्पेस ले रहा है। अब 2 बाइट की स्पेस ले रहा है, फिर अब क्या करेगा, अब इसको क्या करना है, एक एरो को डिक्लेयर करना है। एग्जांपल ले लेते हैं, एरो को डिक्लेयर कर रहा है तो एरो उसको कहाँ पे डिक्लेयर करना पड़ेगा, हीप मेमोरी में। तो हीप मेमोरी में ये लिखेगा पी इंट न्यू 5, ऐसे, समझे? ये कैसे लिखते हैं, C++ में। कैसे लिखते हैं इसको, C++ में। ओह सॉरी, उल्टा लिख दिया। न्यू इंट होता है ना, न्यू इंट 5। तो ये क्या हो गया, ये तुमने क्या किया, तुमने एक एरे बनाया इंट 5, यानी 5 किस में है, स्क्वायर ब्रैकेट्स में। स्क्वायर ब्रैकेट्स में यानी तुमने एक एरो को एलोकेट किया। एरो को कहाँ एलोकेट किया, हीप मेमोरी में। तो एक एरे बनेगा 0 1 2 3 4 5 साइज़ का, 5 साइज़ का, 5
बाइट्स का एक एरे बनेगा, या 5 साइज उसका जिसका 5 हो वो एरे बनेगा किसमें, हीप में। तो पहली सेल का एड्रेस मान लो अगर 200 है तो ये 200 कहाँ पे होगा, ये जो P के पास किसका एड्रेस आ जाएगा, 200। तो ये 200 जो एड्रेस है P के पास है, यानी ये पॉइंटर इसको एलोकेट करने, क्या करने लगेगा, पॉइंट करने लगेगा। तो यही तो लिखा है, ये हम किस में लिखते हैं, C++ का ये सिंटैक्स है ना, P इज इक्वल टू न्यू इंट 5, यानी P जो पॉइंटर है पॉइंट कर रहा है एरे में, एरे को जो कि हीप मेमोरी में है। तो हीप मेमोरी में 5 साइज़ का एक एरे बनेगा जिसको पॉइंट कर रहा हमारा P। ठीक, ये था C++ में। अब C की बात करते हैं तो हम किसका यूज़ करते हैं, malloc फंक्शन का यूज़ करते हैं, malloc फंक्शन का यूज़ करते हैं। कितने बाइट का पॉइंटर, 2। कितना साइज़ है एरे का, 5। और ये वॉइड रिटर्न टाइप होता है ना malloc का, तो हम क्या करते हैं यहाँ पे इसको हिंट, ये अब किसको डिक्लेयर करना है, P को। तो ये C लैंग्वेज में ये यूज़ होता है। तो C लैंग्वेज का सिंटैक्स ये है, इंट स्टार malloc 2 × 5। 2 क्या है, 2 पॉइंटर का साइज़ है, 5 क्या है, 5 इज़ द साइज़ ऑफ द एरे। समझे। तो ऐसे हम डिक्लेयर करते हैं, क्या ऐसे हम करते हैं हीप मेमोरी में डिक्लेयर अपना वेरिएबल को या अपने एरे को डिक्लेयर किया ऐसे। तो ये क्या था, डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन। डायनेमिक क्यों, क्योंकि हमने एक्सप्लिसिटली क्या किया, पॉइंटर की हेल्प से हीप में अपना एरे को डिक्लेयर किया। ठीक, अब एक बात बताओ, इस बोर्ड पे हम लिख रहे हैं, लिखते जा रहे हैं, तो एक टाइम तो आएगा कि भर गई, पूरा ये बोर्ड भर जाएगा ना, हमको क्या करना पड़ेगा, रब करना पड़ेगा। तो वैसे ही कंप्यूटर की मेमोरी है, तुम एलोकेट पे एलोकेट करते जा रहे हो, उसको डिलीट नहीं कर रहे हो, तो मेमोरी लॉस हो जाएगा। और उसी मेमोरी लॉस को हम कहते हैं मेमोरी लीक। उसका क्या कहते हैं, टर्मिनोलॉजी है, उसका प्रोफेशनल वर्ड है क्या, मेमोरी लीक। तो जब तुम एलोकेशन पे एलोकेशन करते जाते हो और डी एलोकेट नहीं करते मेमोरी को, जब प्रोग्राम तुम्हारा एंड हो जाता है, अब स्टैटिक में तो अपने आप जैसे स्कोप एंड होता था फंक्शन का, तो अपने आप वो मेमोरी डी एलोकेशन हो जाता था। लेकिन यहाँ पे जब तुम एक्सप्लिसिटली इसलिए कर रहे हो क्योंकि ये कोड सेक्शन, ये प्रोग्राम इसको हीप को डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकता, इसीलिए तो तुम पॉइंटर बना रहे हो। और जब पॉइंटर बना रहे हो तो तुम उसको एलोकेट तो कर रहे हो, लेकिन डी एलोकेट कर नहीं रहे हो। अब डी एलोकेट नहीं कर रहे हो तो मतलब अब मेमोरी भरते जा रहे हैं, तो एक टाइम ऐसा आएगा कि वो भी फुल हो जाएगी, तो हमको क्या करना पड़ेगा, डिलीट भी करना पड़ता है। समझे। तो दिस इज़ अ गुड प्रैक्टिस। अगर प्रोग्रामिंग करोगे तो जब डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन करोगे तो बाद में उसको डी एलोकेट भी करते हैं, तो एलोकेशन के बाद उसको डिलीट भी करते हैं। डिलीट क्या, ये P, समझे। हमने क्या किया, एरे को डिलीट कर दिया, समझे, डिलीट। अब उसके बाद P इज़ इक्वल टू नल कर दिया, पॉइंटर की वैल्यू नल कर दी। पहले इसका एलोकेशन यहाँ से हटाया, उसके बाद इसकी वैल्यू नल कर दी, समझे। तो जब डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन करते हैं, तो जब हम पाइलअप करते रहते हैं डेटा को, तो एक टाइम ऐसा आता है कि मेमोरी लॉस होने लगती है, धीरे धीरे मेमोरी लॉस। और एक टाइम ऐसा आता है कि मेमोरी लीक हो जाती है, उसी को हम मेमोरी लीक कहते हैं। अब उससे बचने का रास्ता ये है कि हम उसको डी एलोकेट करते चले। जैसे हमारा मेन प्रोग्राम या मेन सेक्शन का काम ख़त्म हो जाए, हम उसको डी एलोकेट कर दें। ठीक, तो ये सब तो था क्या, डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन, समझे। तो स्टैटिक में क्या होता है, हमें पहले से पता होता है एट द टाइम ऑफ कंपाइलेशन कि क्या मेमोरी का साइज़ होगा, क्या हमको एलोकेट करना होगा, साइज़ ऑफ वेरिएबल क्या होगा, कितना हमको साइज़ मेमोरी में एलोकेट करना होगा। और इसमें क्या हमको एक्सप्लिसिटली हम पॉइंटर के थ्रू हीप मेमोरी में हम एलोकेट करते हैं मेमोरी को, समझे। तो इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होता है। नेक्स्ट वीडियो में कुछ नया पढ़ेंगे। ठीक, जय हिंद। वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय।